गया और फिर एक वो लीडरशिप। नहीं नहीं, लीडरशिप एक अलग चीज़ है। अभी सिर्फ आज हमने क्या कवर करा है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप अच्छा यही डिस्कशन, लिखना है हाँ बस। ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको सब पूरा लिखना है। ठीक है, फिर बाद में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो मतलब कैसे, अगर हम कॉलेज में होते हैं तो अलग से हम प्रेजेंटेशन बना करके 2-4 जैसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करा लेते हैं। ठीक है, तो अब चूँकि हम वहाँ नहीं हैं कॉलेज में, सब एक दूसरे के हाँ सामने मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आज नहीं तो कल मैं आपको टॉपिक दूंगी और सब फ़ोन पे ही हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक है उसको 5 मिनट 10 मिनट या अभी आज शाम को दे दूंगी तो कल तक के प्रिपेयर करेंगे। फिर जैसे बताया गया है, जैसे 5 लोग हुए 6 लोग हुए तो किस तरह से उसको ग्रुप ग्रुप में डिस्कस करते हैं, वो हमारे मायने में रहेगा, मतलब हमारे कोर्स में रहेगा। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम रिज्यूम बनाना देखेंगे। ठीक है, रिज्यूम मैं आपको बता रही हूँ कि 1 पेज का भी होता है, 2 पेज का भी होता है, 3 पेज का भी, 10 पेज का भी होता है। ठीक है, रिज्यूम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या क्या करा है और आप खुद को कितना जानते हो। ठीक है, वो चीज़ 2 पन्ने बताते हैं। ठीक है, आप कहीं भी कोई सी भी कंपनी में या किसी को भी नौकरी के लिए रिज्यूम देते हो तो आपका रिज्यूम क्या होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल जैसे कि देखो आप सब पावरफुल हो, सब कोई पावरफुल हो, बस दिक्कत क्या है कि कोई एकेडमिक में बढ़िया है तो कोई अपनी हॉबीज़ में बढ़िया है। ठीक है, और कोई अपने घर के कामों में बढ़िया है तो कोई भैया बिजनेस करने में बढ़िया है। ठीक है, हर किसी का एक अलग मुद्दा होता है। ठीक है, हर चीज़ में एक नई क्वालिटी उभर के आती है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता है, मगर डिफरेंस ये होता है कि हर इंसान अलग अलग काम को करने में अलग अलग गुण को रखता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारा रिज्यूम जो है इतना पावरफुल बनाना है कि उसमें एक पॉइंट होता है, देखो मीटिंग अगर एंड हो जाए ना तो वापस से ज्वाइन कर लेना। हाँ मैडम। हाँ, तो हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए जो रिज्यूम है कि सामने वाले को वीकनेस भी आपकी खूबियाँ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरा रिज्यूम लेकर के उसके एक एक पॉइंट जैसे बना हुआ है उस हिसाब में बनाना स्टार्ट करो और मैं समझाती जा रही हूँ उसमें। ठीक है, दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक है, सभी को दिख रहा है? देखो ये होता है हाँ रिज्यूम, मैडम। इसको दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं हम, करिकुलम विट्टल। ठीक है, सीवी भी बोलते हैं, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में इसको करिकुलम विट्टल भी बोलते हैं। ठीक है, सीवी होता है। आपको रिज्यूम बनाने के पहले एक एक दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हमेशा अपने वॉलेट में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। ठीक है, आई बात समझ में? हमेशा कभी भी कोई सी भी स्थिति में कहीं भी जा रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी के यहाँ जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, ब्याह में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हमेशा पॉकेट में रहने चाहिए। ठीक है, वो होने चाहिए, और या वो नहीं होते तो आपके फ़ोन मैडम में क्या तो होना चाहिए? क्या चीज़, 2-3 जो भी। मैडम आपने अभी क्या बोला, अभी बीच में आवाज कट गई। अभी आ रही है मेरी आवाज़ पूरी? दो। हाँ मैडम। मैं हाँ। कह रही हूँ 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपकी फ़ोन में। ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है उसमें एक प्रॉपर ढंग का ईमेल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो कल तक सब अपने अपने एक ढंग के ईमेल आईडी बनाएंगे। ठीक है, ईमेल आईडी ऐसे मत बनाना फायर डॉट गुड बॉय डॉट क्यूट बॉय डॉट चॉकलेट बॉय डॉट, ऐसे ईमेल नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे एंजल प्रिया डॉट एट द रेट, ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए। ठीक है, ईमेल कैसे होने चाहिए, आपका नाम,
आपकी जात वात नहीं, आपका सरनेम। ऐसे मत करना कि भैया अब सक्षम कुल्थिया है तो भैया मार्कशीट में भी कुल्थिया ही होना चाहिए, ईमेल में भी कुल्थिया होना चाहिए, सोनी वोनी कहीं नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे बैरागी या गुज्जर है तो ऐसा नहीं, मतलब आंजना होते तो भैया पटेल भी लगा ले, आंजना भी लगा ले। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जो सरनेम या जो भी आप सेकंड नेम या लास्ट नेम जो भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब आपकी 10वीं के मार्कशीट में भी वही होना चाहिए, 12वीं में भी वही होना चाहिए, आपके स्कूल का नाम भी वही होना चाहिए, आपके आईडी प्रूफ में भी वही होना चाहिए, आधार कार्ड पे भी वही होना चाहिए, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। ये चीज़ तो आप सब भी समझते हो ना, है ना? तो सबसे पहली चीज़, कल तक मैं आपका एक होमवर्क है, सबको एक ढंग का ईमेल बनाएंगे, ठीक है? ईमेल बनाना सबको आता है कि सिखाऊं? मैडम वो kulthia@gmail.com चल जाएगा? हाँ हाँ चल जाएगा, जिसमें आपका नाम है या कुछ नंबर है वो भी चल जाएगा। समझ में आई है बात? नाम नंबर कुछ भी चल जाएगा, मगर वो रिलेटेड होना चाहिए आपके नाम से। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा मेघा जायसवाल है तो ऐसा नहीं बनाऊंगी मैं मेगी डॉट जायसवाल, या जैसे भी मेगी डॉट गुड़िया या दिव्या, जैसे मतलब जैसे भी घर वर का यूज़ करके नहीं बनाना। जैसे आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे ब्लू कलर का मेरा जो ईमेल एड्रेस है, दिख रहा है? मेघा जायसवाल 1192@gmail.com, है ना? तो इस टाइप का हो सकता है। जैसे अगर मैं कुछ बार जब आप ईमेल बनाते हो ना, जैसे सिर्फ मैं अगर मेघा जायसवाल लिख रही थी जब मैं ईमेल बना रही थी, तो ऐसे बहुत सारे ईमेल मौजूद थे तो वो बन नहीं पाया था, ठीक है? तो मैंने क्या करा, 1192 मतलब 11 मतलब मेरा डेट ऑफ मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो महीना है नवंबर है, ठीक है? तो 11 कर दिया। वैसे मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 92 है तो मैंने 92 कर दिया, ठीक है? ऐसे करके मैंने ईमेल बनाया, ठीक है? हो सकता है आपके नाम वाला ईमेल आपको मिल जाए, क्योंकि कोई हो सक्षम कुल्थिया अगर एक है तो किसी ने एक नहीं बनाया होगा तो सक्षम कुल्थिया मिल जाएगा, कुल्थिया सक्षम होगा कोई एक ही ने बनाया होगा तो मिल जाएगा, ठीक है? मतलब डबल रिपीट नहीं करता है जीमेल आपको एक जैसा मेल, क्योंकि ईमेल एड्रेस मतलब एड्रेस है किसी का, एक पर्सनल है, ठीक है? एक जैसे कहीं नहीं हो सकता है, एक जैसा एक ही हो सकता है ईमेल एड्रेस, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको बनाना है, और उसको हमेशा से ही अपने जो फ़ोन है उसमें लॉगिन करके रखना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप देख रहे हो अभी सब चीज़ ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। आप जो भी चीज़ में कहीं भी जो भी ईमेल डालोगे उसी पे सारी चीज़ें पहले पहुंचती है, ईमेल और अब फ़ोन नंबर पे भी पहुंचने लगी है, ठीक है? तो आपका एक वैलिड और एक सही ईमेल सबसे पहले तो होना ही चाहिए, और आपका एक परमानेंट नंबर होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि उसी नंबर पे व्हाट्सअप भी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे व्हाट्सअप का नंबर अलग, कॉलिंग का नंबर अलग, ऐसी चीज़ें थोड़ी कम होनी चाहिए। कोशिश करना में बुराई नहीं, ठीक है? जैसे अगर व्हाट्सअप नंबर भी पर्टिकुलर वही है तो वही हमारा कॉलिंग का नंबर है तो ये चीज़ें अच्छी रहती है, ठीक है? क्योंकि इंसान अगर पहली बारी में ट्राई करेगा तो पहला ही नंबर ट्राई करेगा। सबसे पहला नंबर वही होना चाहिए जिससे हमारे सारा पूरे मेन नंबर्स कनेक्टेड हो, ठीक है? तो एक तो प्रॉपर हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है? और एक प्रॉपर हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप सीवी या करिकुलम विट्टल बनाने के पहले सबसे पहले आप ये दो चीज़ें करें, ठीक है? तीसरी चीज़, मैंने आपके वॉलेट में फ़ोटो रखने को इसलिए बोला क्योंकि इन केस आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर से निकले कहीं भी गए, आपको इंस्टेंट पता पड़ रहा है कि भैया कि वहाँ पे फ़लाना कोई सी अच्छी सी बड़ी सी कंपनी आई है, आप किसी की शादी में गए हो, कोई हो सकता है कि ऐसा इंसान मिल जाए जिसके जैक पे आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, या आप कहीं बाहर गए हो, चाहे आप दिल्ली गए हो, आपको पता पड़ रहा है कि कल भैया वो है, तो मतलब क्या है, कल इंटरव्यू है, तो आप इंस्टेंट वहाँ जा कर के आपका सीवी, आपकी मार्कशीट, इन सब के फ़ोटोज़ कहाँ होने चाहिए? आपके ईमेल एड्रेस पे। जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया है उसमें क्या होना चाहिए? सारी मार्कशीट के स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी ड्राफ्ट बॉक्स में सेव होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्या होना चाहिए? एक पहले तो प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उस ईमेल एड्रेस पे आपकी सारी मार्कशीट के स्कैन्ड कॉपी स्टोर होना चाहिए। समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ईमेल एड्रेस आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होगे तो आपको ओपन हो जाएगा।
आपको इंटरनेट हर जगह मिल जाएगा। अगर आपको पता पड़ रहा है फलानी जगह इंटरव्यू है, तो आप वहीं बैठ करके आपकी जो मार्कशीट्स हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स या फिर उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपके रिज्यूम का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपके फ़ोटो आपके पास होंगे वो दे सकते हो, और आप वहाँ पर इंटरव्यू में बैठ सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब ये यस नहीं मैडम। हो कि हम कहीं भी हैं और हम हमारे पास मौका आया तो हम ऐसी सड़ी सी गलतियाँ, ऐसी सड़ी सी मिस्टेक के कारण वंचित ना रह जाए। आई बात समझ में? क्योंकि देखो, कंपनीज कहीं भी आ सकती है, हमको कहीं भी कुछ भी पता पड़ सकता है, कहीं कहीं भी कहीं से भी हमको अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो सबसे पहला सीवी जब हम बनाते, करिकुलम विट्टल हम बनाते, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें करी है उसका एक संग्रह होता है। संग्रह मतलब एक दो पन्ने में या 2 पन्ने में या 3 पन्ने में आपका पूरा चीज़ें उसमें होती है कि आपने क्या क्या कर रखा है, वो चीज़ों का उल्लेख होता है। ठीक है, मतलब यूजुअली इंसान इसको देख करके ही सही मानता है, मगर इन केस ये आपने पहली प्रोसेस होती है हमारा सीवी प्रस्तुत करना है, मतलब रिज्यूम देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो, पहले तो आपने ये चीज़ें दी, आप सिलेक्ट होते हो तो फिर बाद में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन मतलब आपकी ओरिजिनल्स में भी वही चीज़ है कि जो सीवी या इंटरव्यू के समय में थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। ठीक है, अब मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मेघा जायसवाल मतलब मेरा जो सीवी है वो। ठीक है, कैसे बनाना है हमको, ये बनाएंगे हम फ़ोन पे भी शायद बन जाएगा, अगर आपके फ़ोन में डॉक फाइल बन जाती है तो, या जो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं तो आप उसमें फ़ोन पे भी बना सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे बनाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अभी के लिए आप ये नोट करो कि कैसे इसको बनाना है। सब कॉपी पेन लेके बैठे हो? यस मैडम। तो जो हमारा पेज होता है, ये दिख रहा है आपको, उल्टा एल और सीधा एल सबसे ऊपर, हाँ ये मेघा हाँ। जायसवाल की लाइन में ऊपर ऊपर। ठीक है, यहाँ से लेकर के जो नीचे डाउन साइड में जो पेज है, ये एक पूरा हमारा पेज है। समझ में आ रहा है? इसको हम एक पेज बोलेंगे। दिख रहा है सक्षम? स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक सेकंड।
क्या करना है हमको इसमें आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, डिप्लोमा, फिर आएगा आपका 12th, फिर आएगा आपका 10th। ठीक है, अब मेरे केस में इसमें क्या आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, एसएससी और एचएससी। आप इन चीज़ों को एज इट इज़ नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ना कभी आप भी इन सारी चीज़ों को करोगे। तब के केस में आप धीरे धीरे जब भी आप नई नई चीज़ें करते जा रहे हो तो आप अपना सीवी अपडेट करोगे। ठीक है, अपडेट करना मतलब आपने अगर 6 महीने में कोई सा कोर्स करा है तो उसमें आपको तुरंत अपडेट करना है कि हाँ हमने ये चीज़ कर ली है और हमने ये चीज़ को अपडेशन में लिख दिया। ठीक है, तो मैं बता रही थी सीवी में आपका सबसे पहले नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका सेक्स, नेशनैलिटी और फिर राइट हैंड साइड पे आपका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के साथ में हमेशा याद रखना आप अपना ज़िला या फिर तहसील, ज़िला या फिर अपना जो पोस्ट लगता है, अगर कोई सा भी ग्राम है तो ग्राम, फिर आपका ज़िला या तहसील या फिर ज़िला, 3 चीज़ें आएगी, ग्राम, फिर तहसील, फिर ज़िला, फिर स्टेट जो एमपी है, फिर देश आपका जो इंडिया है, फिर आपका लास्ट में पिन कोड। ठीक है, ऐसा आपका एड्रेस होगा। मेरे केस में मेरा पोस्ट, ब्लॉक मतलब तहसील और मेरा क्या बोलते हैं ज़िला, सब चीज़ें एक ही है, तीनों चीज़ें उज्जैन है, तो मैंने एक बारी में सिर्फ उज्जैन लिखा है, फिर एमपी लिख दिया, फिर इंडिया लिख दिया। ठीक है, वैसे ही आप अलग अलग चीज़ें लिखोगे, जैसे अगर आप आगर मालवा के हो तो सिंपल आपका आगर मालवा आ जाएगा, एमपी आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा। अगर ज़िला जब आगर मालवा नहीं बना था तो आप क्या लिखते, आगर और फिर उज्जैन, उज्जैन का था ना ये तहसील आगर, फिर उज्जैन लिखते हैं, फिर आप एमपी लिखते हैं। मगर आज के टाइम में शाहजहाँपुर था। ठीक है, शाहजहाँपुर लिख लेते हैं, शाहजहाँपुर लिखते हैं, है ना, फिर आप एमपी लिखते हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वैसा होता। ठीक है, फ़ोन नंबर आपका कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वही व्हाट्सअप नंबर भी होना चाहिए और वही कॉलिंग नंबर भी होना चाहिए, ऐसी हमेशा पहला नंबर वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका एक अच्छा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कहीं भी लॉगिन मतलब ऐसे यूजुअली यूज़ वाला नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपका उद्देश्य होता है तो आपका अगला उद्देश्य आता है, मतलब एम आता है। ठीक है, एम्बिशन आता है। फिर आपका अगला आता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। मैंने बताया इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, मगर डेमो के लिए आप ये एज इट इज़ नोट करोगे। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आप BE करोगे, एमटेक करोगे या जो भी अगली चीज़ करते हो तो उसमें आपके मेजर एरियाज़ का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन बताई थी, यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स और इंस्टीट्यूशन मैंने बताए थे, उसके बाद मैंने प्रोग्राम या सब्जेक्ट बताए थे, मेजर एरियाज़ बताए थे और स्टेटस बताया था। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा सबसे लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं क्या करूँगी, पोस्ट ग्रेजुएशन को पहले डालूँगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से करा है, RGPV भोपाल से करा है, तो मैंने उसको लिखा है राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई। फिर ऑब्लिक करके आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूट, MITM। ठीक है, उसका मैं पूरा नहीं लिख सकती इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया MITM उज्जैन। ठीक है, हमको लोकेशन हमेशा लिखनी है, जैसे आप क्या लिखोगे, पॉलीटेक्निक आगर मालवा। ठीक है, मतलब जो भी आपका पॉलीटेक्निक का शॉर्टकट होगा, ऑब्लिक करके शॉर्टकट लिखोगे, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज आगर मालवा, है ना, यही होता है आगर मालवा, है ना, यही आपका शॉर्टकट होगा, राजीव गांधी ऑब्लिक करके आपका कॉलेज। ठीक है, फिर वो उज्जैन लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे आप, अगला प्रोग्राम लिखोगे या सब्जेक्ट लिखोगे, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो मेरे केस में मैंने क्या सब्जेक्ट लिखा है अपना, एमटेक। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे आप 10th 12th में लिखोगे, आपके PCM से है तो PCM लिख दोगे, कॉमर्स से है तो आपका कॉमर्स लिखोगे।
ठीक है। या फिर और कोई होम साइंस बायो जो भी होता है उसका शॉर्टकट करके आप प्रोग्राम्स में या फिर सब्जेक्ट्स में लिखोगे। मेजर एरियाज़ मतलब आपने कोई रिसर्च करी है, कोई थीसिस बनाई है, आपके कोई प्रोजेक्ट है, तो आप उसका उल्लेख आपके 4th कॉलम में करोगे। ठीक है। स्टेटस मतलब स्टेटस क्या है, परस्यूइंग है, चल रहा है, या कंप्लीट कर चुके हो, कंप्लीट कब होगा, इसका आप स्टेटस उसमें मेंशन करोगे, जो आपका 5th कॉलम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है। तो ऐसे आप अपना पूरा कॉलम वाइज बना लोगे। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आपका जो भी अभी के टाइम में आपका डिप्लोमा चल रहा है तो सबसे पहले डिप्लोमा आएगा। ठीक है। फिर 12th आएगा, एसएससी करके 12th क्लास करके आप सब कुछ लिख देना। जैसे इसमें लिखा है एमपी बोर्ड, आपका कौन सा सीबीएसई है तो वो लिख दोगे। ठीक है। सीबीएसई लिख देना, आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम ऑब्लिक में लिख देना। ठीक है। तो ऐसे करना है। और आगे जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जो भी आपके मेजर एरियाज़ है, उसका आप उसमें मेंशन कर दोगे। जैसे पीसीएम है, पीसीबी है, किसी का बायो होगा। डिप्लोमा में ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि मैथ्स स्ट्रीम से हो आप लोग। ठीक है। कब कंप्लीट हुआ उसका ईयर मेंशन होना चाहिए, प्लस नीचे परसेंटेज या फिर ग्रेडिंग सिस्टम जो भी होता है आप उसको मेंशन करेंगे। आगे आता है नेक्स्ट कॉलम में आपका 10th क्लास। ठीक है। 10th क्लास में आप मेंशन कर लेना आपका जो भी बोर्ड है वो लिखोगे, आपका इंस्टीट्यूशन है वो लिख दोगे, आगे लिख दोगे ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि 10th में तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। एक एक सब्जेक्ट नहीं लिखते फिरोगे, जो मेन सब्जेक्ट है मेन स्ट्रीम में वही इसमें आता है। ठीक है। तो यहाँ के टाइम में क्या आएगा, सिर्फ ऑल आ जाएगा। ठीक है। आपके कब कंप्लीट हुआ है, आगे स्टेटस में वो ईयर आ जाएगा और फिर परसेंटेज उसमें आ जाएगा। ठीक है। मैडम जैसे प्राइवेट होता है तो क्या प्राइवेट होता है, प्राइवेट हो लिखोगे उसमें, ये मेंशन थोड़ी करना है प्राइवेट है कि रेगुलर है, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। बस हमने कब कंप्लीट करा है वो हम लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, आप एक साल में एक ही कोर्स कर सकते हो। आप अगर डिप्लोमा के साथ में 12th कर रहे हो ना तो दोनों चीज़ नहीं लिखोगे, समझ रहे हो महाशय। मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी धोखाधड़ी कर रहे हो, डिप्लोमा भी कर रहे हो और क्या कर रहे हो, 12th भी कर रहे हो। है ना। अब अगर देखा जाए 12th कर रहे हो उसको साइड में रखो, उसको मेंशन मत करो, या फिर आप बीई कर लोगे डिप्लोमा के बाद में तो वो एक लॉयर या लीगल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि लेटरल एंट्री के थ्रू आपको बीई में 3 साल लगेंगे। ठीक है। क्योंकि 3 साल आप डिप्लोमा कर चुके हो, तो वो इक्विवेलेंट होता है हमारे 12th क्लास के। ठीक है। और अगर जो कि अगर नहीं कर रहे हो आप 12th तो भी उसमें इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके बीई पे। ठीक है। क्योंकि वही सारी बेसिक्स, वही सारे पीसीएम, आप मैथ्स भी वही पढ़ रहे हो, वो अपना क्या बोलते केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अभी पढ़ ले रहे हो जो 12th क्लास में कंप्लीट होनी है। ठीक है। तो आपको क्या करोगे, डायरेक्ट जंप करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, तो आप एक टाइम पे 2 कोर्स का उल्लेख नहीं करोगे, इसीलिए ये स्टेटस बनता है। लास्ट में जो लास्ट वाला कॉलम है दिख रहा है आपको, जिसमें कंप्लीटेड 2008 दिख रहा है, नीचे से ऊपर चलोगे जैसे एक इंसान देखता, चलो 2008 में इसने 10वीं पास करी, 2010 में इसने क्या 12वीं पास कर ली, 4 साल का इंजीनियरिंग है तो 10 से 14 इसने क्या कर लिया, इंजीनियरिंग पास कर लिया। फिर बाद में ये मैंने मेंशन नहीं किया है मगर मुझे कायदे से मेंशन करना चाहिए, उसमें कंप्लीटेड करके उसमें ईयर होता है कि कब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। ठीक है। और नीचे आपको दिख रहे ग्रेड दिख रही है आपको, ग्रेड सारी 8.44 मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है। आउट ऑफ 10 ग्रेड इतना बना, आउट ऑफ 10 ग्रेड हमारा ग्रेजुएशन में इतना बड़ा, परसेंटेज हमारा इतना बना। ठीक है। 10th का परसेंटेज हमारा इतना बना, क्योंकि जहाँ परसेंटेज हम परसेंटेज लिखेंगे, जहाँ ग्रेड है हम ग्रेड लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। 12th आप कर रहे हो, आपका पर्पस अलग है। ठीक है। मगर सीवी में हम नहीं दिखाएंगे, उससे क्या आप शो होते हो कि आप एक टाइम पे 2 चीज़ करते हो, तो फॉर्म क्या समझेगी, आप एक टाइम पे 2 चीज़ भी कर सकते हो, तो फॉर्म को क्या होता है, नुकसान होता है। समझ रहे हो कि नहीं। आप अगर लिख दोगे कि हम बिज़नेस चलाते या हमारा बिज़नेस भी है, तो क्या समझेगा इंसान कि भैया क्या मालूम ये लेक्चर लेगी आके कि नहीं लेगी, टाइम पे अपना बिज़नेस ही संभालती रही तो, लेक्चर के टाइम पे अपने बिज़नेस कॉल अटेंड करती रही तो। ठीक है। इम्पैक्ट समझ रहे हो आप क्या पड़ेगा, वो चीज़ होती है। तो हमको वही चीज़ दिखानी है जो चीज़ हम दिखाएंगे और जो चीज़ हमको फ़ायदा देगी। ठीक है। आ रही बात समझ में। अब आते हैं हम आगे एक्सपीरियंस पे।
ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोई ट्रेनिंग करा है या फिर ऐसे ही कोई भी वर्कशॉप करा है जो आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपीरियंस में। आपका तो कोई एज सच कोई जॉब नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप आपका वर्कशॉप का ही लिखोगे। यहाँ मेरे केस में क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कोई साइट का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा यूजी मतलब अपना जो अंडर ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है वो लिखा है ईयर्स में, और पीटीडीसी मतलब मैंने एक स्पेशल कोर्स में टीचिंग किया था तो उसका एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया है 1.5 ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें ये कॉलम आपका खाली रहेगा, मतलब आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, आपका जो भी अदर एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आता है कि आपने कौन से पोस्ट पे या आपने कौन से क्या आपका होल्ड था पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसको वहाँ पर मेंशन करते हो। जैसे मेरे अभी तक सारे गेस्ट फैकल्टी वाले ही पोस्ट रहे हैं, तो मैंने लिखा है इसमें गेस्ट लेक्चरर, उसमें ड्यूरेशन को मेंशन कर रखा है, कौन से कोर्स को मैंने रेगुलर कोर्स में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, या कौन से ड्यूरेशन में पढ़ाया है, कौन से डिपार्टमेंट से मैं हूँ या कौन से डिपार्टमेंट से मेरा डेजिग्नेशन था, वो हम लिखते हैं इसमें। ठीक है, विथ एड्रेस। ठीक है, आपको दिख रहा है एड्रेस भी है उसमें, और पिन कोड मतलब जो भी पिन कोड भी है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम इस स्थिति में लिखते हैं कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई सी भी कंपनी को हम ऐसा प्रॉपर सीवी प्रेजेंट करेंगे या आगे किसी भी जगह पे जाकर के हम हमारा सीवी या हम हमारा जो भी पोजीशन का होल्ड हम बताएंगे, तो उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई सा फॉर्म है या पर्टिकुलर इसका एड्रेस है, तो वहाँ से वो भी अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए इतनी झालर लगा करके हम लिखते हैं। ठीक है, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जो मैंने दूसरा कोर्स कराया था पीटीडीसी पार्ट टाइम डिग्री कोर्स, तो उसके बारे में मैंने लिखा है, वो कौन से ड्यूरेशन में कब तक मैंने पढ़ाया उसको लिखा है, कौन से डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ाया उसको लिखा है विथ एड्रेस। ठीक है, अब क्या लिखा है अगला, जो मैंने प्राइवेट किसी एसोसिएशन में जब पढ़ाया था उसका मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब वर्कड एज सिविल इंजीनियर एट राजेश श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स। मैंने क्या किया, 1 साल का जो है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? हेलो हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ मैम, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ मैडम, अब आ रही है। हाँ, तो कैसे लिखा है कि वर्कड एज सिविल इंजीनियर एट राजेश श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स। ठीक है, मतलब ड्यूरेशन, कौन से ड्यूरेशन में मैंने काम करा और क्या उसका एड्रेस है, कहाँ काम करा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? हाँ मैडम। ठीक है, अब अगला आता है, ये तो एक्सपीरियंसेस की बात थी, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, विथ जब आप आगे जाओगे, अगर आप काम करने के बाद अपना सीवी बनाते हो तो आप ये सारी पॉइंट्स लिखोगे। अभी के लिए आपका सीवी इतने लंबा नहीं बनेगा, आपका सीवी 2 पेज या 1 पेज में निपट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? मगर जैसे जैसे आप कोर्सेज करते जाओगे तो वैसे वैसे आपका सीवी बड़ा होता जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा सीवी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 3 कॉलम थे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में ये 1 कॉलम बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ा तो मेरे बहुत सारी चीज़ें नीचे ऐड हो गई। ठीक है, जब मैं बीई करी हुई थी जब तक मेरे ये सिर्फ 3 कॉलम जो ब्लू ब्लू है इतने थे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चीज़ें करते हो, एक्सपीरियंसेस लेते हो, वैसे वैसे आपका सीवी बढ़ता जाएगा। जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ तो ये कॉलम मेरा बढ़ गया। ठीक है, फिर वर्किंग एक्सपीरियंस में पूरा मेरा ये कॉलम बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप कुछ चीज़ें अचीव करते जाओगे वैसे वैसे आपका सीवी बोल्ड होता जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है प्रोजेक्ट अंडरटेकन। ठीक है, मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट में डील करा। ठीक है, आगे भी आप जाओगे, आप एमटेक करोगे, बीई करोगे, तो आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आप उन चीज़ों को बताओगे। तो प्रोजेक्ट अंडरटेकन में क्या होता है आपका, जैसे सबसे पहला डिजर्टेशन 2। ठीक है, डिजर्टेशन मतलब मेरा एमटेक में मैंने क्या अचीवमेंट किया या मैंने क्या रिसर्च किया उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, डिजर्टेशन 2 में मैंने लिखा हुआ है टाइटल।
ठीक है, इसमें मैंने किस पे एनालिसिस किया है, पुशओवर पे एनालिसिस किया है, ट्यूब स्ट्रक्चर विद डिफरेंट प्लान कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसकी डिटेल्स क्या थी, मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करे उस डिटेल को मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नहीं आएगी, मगर मैं फिर भी इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ें करोगे, ऐसी मेरी आपके लिए आशा करती हूँ। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट मतलब बीई टाइम पे 2 प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीई में एंटर करते हो तो आपको 2 प्रोजेक्ट करने रहेंगे, एक माइनर प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोजेक्ट में मैंने क्या करा था, ग्लास पाउडर और फ्लाई ऐश अभी अपने कोर्स में बिल्डिंग मटेरियल में फ्लाई ऐश ब्रिक्स थी फ्लाई ऐश की ब्रिक, हाँ मैडम थी, है ना। फ्लाई ऐश क्या होता है, हमारी राख, जो बॉयलरों में कोयला जलता है, जो भी लकड़ियाँ जलती है उसमें से ना कुछ बुरादा या कुछ ना कुछ राख निकलती है, जली हुई ऐश। ठीक है, तो उस ऐश को मैंने यूज़ किया था ग्लास पाउडर के साथ। मतलब ग्लास पाउडर मतलब कांच की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें से ना जब कटिंग होती है तो पाउडर वेस्ट निकलता है, तो उसको बोलते हैं ग्लास पाउडर, क्योंकि कांचों के कटने से वो पाउडर बनता है। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लास पाउडर एंड फ्लाई ऐश इन कंक्रीट प्रोडक्शन, मतलब मैंने क्या करा, वेस्ट अपने जो ग्लास पाउडर है और अपना फ्लाई ऐश है उसको किस में यूज़ करा, अपने कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, कंक्रीट के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब उसकी डिटेल्स मैंने नीचे लिखी कि मैंने कैसे रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट करा विथ ग्लास पाउडर एंड फ्लाई ऐश। मतलब मैंने क्या करा, जब कंक्रीट बना रही थी तो सीमेंट की जगह में मैंने क्या कर दिया, सीमेंट को रिप्लेस कर दिया मतलब 0 से 40% तक मैंने क्या करा, सीमेंट को हटाया और सीमेंट की जगह पे ग्लास पाउडर और फ्लाई ऐश को मिलाया। समझ रहे हो, हम कंक्रीट बनाते 1:2:3, 1:2:4 अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट बनाते हैं, जिसमें सीमेंट का परसेंटेज आगे वाला होता है, सीमेंट सैंडेड एग्रीगेट। ठीक है, कंक्रीट पढ़ाया था, सब याद आ रहा है कि भूल गए। ठीक है, तो उस सीमेंट की जगह पे मैंने सीमेंट का कुछ परसेंट निकाल करके उस जगह पे क्या मिला दिया, फ्लाई ऐश और कंक्रीट। समझ में आया बात। तो फिर ये सब मिलाने के बाद बाय वेट, मतलब वेट के अकॉर्डिंग मैंने मिलाया, कंक्रीट बनाया, फिर क्या करा, उस पर टेस्ट परफॉर्म करे और फिर कंपेयर करा कन्वीनिएशन कंक्रीट से, मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा कंक्रीट है उससे मैंने कंपेयर करा। तो मैंने पाया कि कुछ टेस्ट अच्छे रहे, मतलब सीमेंट मिलाने के बाद, और कुछ टेस्ट बेकार रहे। मतलब वर्केबिलिटी टेस्ट अलग हो जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, बहुत सारे टेस्ट मैंने सारे कंक्रीट पे जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट परफॉर्म करे। तो कुछ चीज़ों में मेरा जो अलग से रिसर्च था वो अच्छा हो गया, कुछ चीज़ों में बेकार हो गया। तो जो चीज़ जहाँ मायने रखती वहाँ मैं वो वाली चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, जहाँ पे मेरे रिजल्ट बेकार रहे, चाहे वर्केबिलिटी बेकार रही हो, चाहे कुछ और बेकार रहा होगा, तो वहाँ पे मैं सीमेंट नहीं मिलाऊंगी। और ऐसी जगह जहाँ पे कम लोड आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, ये मैंने करा था अपने बीई में। ठीक है, अब आते हैं नीचे माइनर प्रोजेक्ट में। माइनर प्रोजेक्ट मतलब आपका 3rd ईयर में जो माइनर प्रोजेक्ट आता है वो। ठीक है, तो इसमें इसको कहते हैं माइनर प्रोजेक्ट हम। तो इसमें क्या करी थी मैंने, प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग करा था। मतलब जो हम घर में रहते हैं, रहने वाले घरों की मैंने क्या करी है, प्लान बनाया है और उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करा था। ठीक है, तो हमने डिटेल्स में लिखेंगे कि क्या क्या हमने करा था। प्लानिंग करी थी, लोड एनालिसिस करे थे, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग के, तो उसको लिख दिया। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट अंडरटेकन मतलब मैंने अपने पूरे बीई लाइफ में क्या क्या करा है, मतलब क्या कौन कौन सी चीज़ें करी है और कैसी चीज़ों को मैंने समझाया, उसका पूरा विवरण है। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप अगले वर्ष में जाओगे तो आपको एक आएगी ट्रेनिंग का टाइम आता है, 1 महीना 1.5 महीना। ठीक है, आपके टाइम में भी आता है और इंजीनियरिंग वालों को भी आता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है कि आपको कॉलेज वाले ही भेजते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, आप नई नई जगह जा कर के देखोगे, कोई सी साइट बन रही तो वहाँ पर जा कर के ट्रेनिंग लोगे, कोई सा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर भी जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी। आप लोगों का भी टाइम आएगा, आप लोग अगले साल में जाओगी शायद,
तो कौन सी कंपनी में मैंने ट्रेनिंग करी थी? ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड डिपार्टमेंट, अपना PHE में करी थी। ठीक है, ठीक है, पब्लिक PhD PHE बोलते हैं यूजुअली। तो कितने ड्यूरेशन की मेरी ट्रेनिंग थी? 1 महीने की ट्रेनिंग थी। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट ऑन लेआउट ऑफ GRP सीवेज पाइपलाइन। मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था, सीवेज की पाइपलाइन बिछ रही थी। ठीक है, पाइपलाइन बिछने का काम चल रहा था। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट में देखा था, सीखा था, एनालिसिस करा था। ठीक है, अब क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स चलते हैं, अभी आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारे चलते ही रहेंगे। उसमें क्या होता है, आप कुछ भी वर्कशॉप या कुछ भी चीज़ें आप अटेंड करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर ऑफलाइन भी जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है। जब ये मैंने ट्रेनिंग करी थी तो ये ऑफलाइन ट्रेनिंग थी। ठीक है, मैंने जो 2-3 ट्रेनिंग करी थी उसके बारे में लिखा हुआ। 8 डेज ट्रेनिंग इन सेप सॉफ्टवेयर गेसू में मैंने करी थी, उसका ड्यूरेशन लिखा है, 8 दिन की थी, वो अटेंड करी है तो उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। एनसिस सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग करी थी तो उसका है। ऑटोकैड ट्रेनिंग करी थी तो उसका है। ये सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे पब्लिकेशंस पे।